हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति गुप्ता और आज के वीडियो में मैं ROE रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करूंगी। ROE एक फाइनेंशियल रेशियो है जो यह बताता है कि कंपनी अपने शेयरधारकों द्वारा निवेश किए गए पैसे का उपयोग करके कितना लाभ कमा रही है। ROE हमें दिखाता है कि कंपनी हर 1 रुपए के निवेश पर कितना लाभ कमाती है। ROE को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और इसका उपयोग निवेशक किसी भी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसकी विकास क्षमता ग्रोथ एफिशिएंसी को आंकने के लिए करते हैं। ROE का फॉर्मूला क्या है? ROE इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 100। यदि हम नेट इनकम को शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड कर दें और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ROE पता चल जाएगी। नेट इनकम यह कंपनी का वह लाभ है जो सभी खर्चे जैसे वेतन, किराया, टैक्सेस आदि का भुगतान करने के बाद बचता है। शेयर होल्डर्स इक्विटी यह कंपनी के शेयरधारकों का पैसा होता है जिसमें उनका मूल निवेश और कंपनी द्वारा संचित लाभ शामिल होता है। वह लाभ शामिल होता है जो कंपनी शेयरधारकों के बीच डिविडेंड के रूप में ना बांटकर संचित करके रखती है और इस लाभ का उपयोग कंपनी के विस्तार और विकास के लिए करती है। उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी की नेट इनकम 10 लाख रुपए है और शेयर धारकों की इक्विटी 50 लाख रुपए है तो ROE कितनी आएगी? 10 लाख को जब हम 50 लाख से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ROE 20% निकल कर आती है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने शेयर धारकों के निवेश पर 20% का रिटर्न कमा रही है, जो कि एक अच्छा संकेत होता है। जनरली 15% या 20% से ज्यादा ROE अच्छी मानी जाती है, लेकिन यदि ROE 10% से कम है तो यह कंपनी की अक्षमता को, उसकी इनएफिशिएंसी को दिखा सकता है। ROE हर उद्योग के अनुसार अलग अलग होती है, इसलिए हमेशा सेम सेक्टर इंडस्ट्रीज की कंपनियों की तुलना करनी चाहिए। जो समान उद्योग की इंडस्ट्रीज हैं उनकी तुलना करनी चाहिए। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। फर्स्ट, मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी, लाभप्रदता को मापता है। ROE हमें यह बताता है कि शेयर धारकों के पैसे से कंपनी कितना लाभ कमा रही है। यदि किसी कंपनी का ROE 20% है तो इसका मतलब है कि हर 1 रुपए के निवेश पर कंपनी 20 पैसे का लाभ कमा रही है। जितनी ज्यादा ROE होती है उतनी ही ज्यादा कंपनी की लाभप्रदता समझी जाती है। निवेशक उन कंपनियों को पसंद करते हैं जिनकी ROE लगातार बढ़ती रहती है। सेकंड, हेल्प्स इन्वेस्टर्स कंपेयर कंपनीज, कंपनियों की तुलना करने में मदद करता है। निवेशक एक ही उद्योग की कंपनियों की तुलना ROE से करते हैं ताकि यह देख सके कि कौन सी कंपनी अधिक एफिशिएंट है, अधिक कुशल है। जिन कंपनियों की ROE ज्यादा होती है तो उसका तात्पर्य है कि कंपनी की मैनेजमेंट एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और वे अपने संसाधनों का बहुत अच्छे से उपयोग कर रही हैं। उदाहरण के लिए दो कंपनी है, कंपनी X की ROE 18% है और कंपनी Y की ROE 10% है। इन्वेस्टर्स कंपनी X को प्राथमिकता देंगे। क्यों? क्योंकि यह समान निवेश में अधिक लाभ कमा रही है। दोनों कंपनियों का निवेश समान है लेकिन कंपनी X की ROE ज्यादा है, इसलिए कंपनी X ज्यादा एफिशिएंट है। थर्ड, इंडिकेट्स ग्रोथ पोटेंशियल। हाई ROE वाली कंपनियां अपने लाभ को दोबारा निवेश करती हैं ताकि कंपनी का विस्तार और विकास तेजी से बढ़ सके, जबकि जिन कंपनियों की ROE कम होती है
उन्हें अपनी कंपनी के विस्तार के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए एक रिटेल कंपनी की आरओई मानकर चलते हैं 25% है, तो वह अपने लाभ का उपयोग नए स्टोर खोलने के लिए कर सकती हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कर सकती है, या अपनी कंपनी की टेक्नोलॉजी में सुधार कर सकती है और कंपनी का ज्यादा विस्तार कर सकती हैं। फोर्थ, आइडेंटिफाइज फाइनेंशियल हेल्थ, वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। आरओई में गिरावट होने का मतलब है कि कंपनी की लाभप्रदता घट रही है, जबकि आरओई में वृद्धि होने का तात्पर्य है कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी का आरओई 3 साल में 20% से घटकर 10% हो जाता है, तो यह कंपनी की अक्षमता को दर्शाता है। लेकिन यदि आरओई 3 साल में 20% से बढ़कर 30% हो जाती है, तो यह कंपनी की बढ़ती हुई लाभप्रदता को दर्शाता है। फिफ्थ, इवैल्यूएट्स मैनेजमेंट एफिशिएंसी, प्रबंधन की दक्षता को मापता है। हाई आरओई का मतलब है कि कंपनी का प्रबंधन निवेश को अच्छी तरह से उपयोग कर रहा है, वहां का मैनेजमेंट बहुत कुशल है। निवेशक उच्च आरओई को देखकर कंपनी के मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को माप सकते हैं, क्योंकि यदि आरओई लगातार बढ़ रही है तो इसका साफ मतलब है कि वहां का मैनेजमेंट बहुत कुशल है, अपने संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए यदि एक ही उद्योग की 2 कंपनियों की आय समान हो, लेकिन एक कंपनी का आरओई अधिक है, तो इसका मतलब है कि उसका प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट अधिक कुशल है। अब आरओई की लिमिटेशंस देख लेते हैं। आरओई की क्या सीमाएं हैं? फर्स्ट, कैन बी मिसलीडिंग, यह भ्रामक हो सकता है। अगर कोई कंपनी बहुत अधिक कर्ज लेती है तो इसकी इक्विटी कम हो जाती है, जिससे आरओई कृत्रिम रूप से तो ज्यादा दिख सकता है, लेकिन इसमें जो इनएफिशिएंट कंपनी है उसकी भी लाभप्रदता ज्यादा दिख सकती है, क्योंकि कंपनी ने कर्ज ज्यादा लिया है, जिसकी वजह से उसकी इक्विटी कम है और आरओई ज्यादा शो हो रही है। उदाहरण के लिए कंपनी ए का आरओई 20% है और उसकी इक्विटी 5 मिलियन है। कंपनी बी का आरओई 50% है और उसकी इक्विटी सिर्फ 2 मिलियन है, क्योंकि कंपनी ने अपनी कंपनी के विस्तार के लिए बहुत ज्यादा कर्ज लिया है। तो कंपनी बी का आरओई देखने में ज्यादा लग रहा है क्योंकि उसकी आरओई 50% है, लेकिन साथ ही साथ यह कंपनी ज्यादा जोखिम वाली भी है, क्योंकि वो कर्ज पर ज्यादा निर्भर है। इसके लिए आरओई के साथ साथ हमें डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी ने कितना कर्ज लिया है और कितनी इक्विटी है। सेकंड, नॉट यूजफुल फॉर कंपनीज विद लॉसेस, घाटे में चल रही कंपनियों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि आरओई नेट प्रॉफिट पर आधारित होती है। इसलिए यदि कोई कंपनी घाटे में है तो उसका आरओई नकारात्मक होगा, नेगेटिव होगा, और इस सिचुएशन में आरओई भी हम नहीं निकाल पाएंगे। स्टार्टअप कंपनियों के लिए आरओई बहुत प्रभावी नहीं होता है। थर्ड, डजंट शो रिस्क, जोखिम को नहीं दर्शाता है। आरओई सिर्फ लाभप्रदता को दर्शाता है, जोखिम को नहीं दर्शाता है। उच्च आरओई वाली कंपनी भी अत्यधिक कर्ज में हो सकती हैं, जैसा कि मैंने पहले के उदाहरण में बताया, जिससे उसमें जोखिम ज्यादा बढ़ जाता है। अंत में हम कह सकते हैं कि आरओई एक शक्तिशाली फाइनेंशियल मैट्रिक है जो कंपनी की लाभप्रदता, उसकी दक्षता और विकास क्षमता को दर्शाता है। लेकिन निवेशकों को आरओई के साथ दूसरे वित्तीय अनुपातों, दूसरे फाइनेंशियल मैट्रिक्स का भी प्रयोग करना चाहिए, ताकि वह निवेश के लिए सही निर्णय ले सकें। थैंक यू।